नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप दबाव समूह का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेशर ग्रुप जैसा कि नाम से विदित है, प्रेशर यानी दबाव, ग्रुप यानी समूह। जो दबाव बनाता है, जो दबाव देता है, उसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। और राजनीति में, लोकतंत्र में इस प्रेशर ग्रुप का बहुत ही अधिक महत्व है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में इन प्रेशर ग्रुपों को अनैतिक दृष्टि से देखा जाता था, हेय की दृष्टि से देखा जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। परंतु वर्तमान में इन्हें तुच्छ निगाह से नहीं देखकर एक अच्छी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकमत के निर्माण करने में इनकी अहम भूमिका होती है। प्रारंभ में इनके संबंध में कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है, क्या कूड़ा ढोने वाले और क्या राजनीति शास्त्र के गंभीर अध्येता सभी इन दबाव समूह को घटिया और हेय की दृष्टि से देखते थे। इन्हें ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने तथा प्रतिनिधात्मक शासन को विचलित करने में अपना योगदान देते थे। किंतु जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, वर्तमान में दबाव समूह अथवा इन हित समूहों को लोकतंत्र का पक्ष पोषक तथा सहयोगी समझी जाने लगा है, माना जाने लगा है। और विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं में इन समूहों का महत्व एवं योगदान इतना अधिक बढ़ गया है कि इन्हें आवश्यक बुराई ही नहीं माना जाता, अपितु राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए स्वास्थ्यजनक तत्व के रूप में स्वीकार किया जाना लगा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम इसकी मीनिंग और परिभाषा को समझें तो हम कह सकते हैं कि दबाव समूह एक प्रभावक गुट है, एक हित समूह है, एक गैर सरकारी संगठन है, लॉबीज है, अनौपचारिक संगठन है, हितबद्ध गुट है। और इन शब्दों का प्रयोग इन दबाव गुटों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे समूहों को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मामलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। विद्यार्थियों, एलन वॉल विद्वान ने इनके संबंध में बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और वो यह है कि प्रभावक गुट यानी कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, और वे सरकार की नीति को मजबूत करने और उसकी दिशा को बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रभावक गुट की हैसियत से वे खुद सरकार नहीं बनाना चाहते। सशक्त नियोक्ता संगठन एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील श्रमिक संघों से लेकर स्थानीय सुविधाओं के सुधार
का प्रयास करने वाले छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर स्थानीय गुटों तक सभी को प्रभावक गुटों के अंतर्गत रखा जा सकता है। विद्यार्थियों, एक विद्वान माइनर वीनर ने इनकी परिभाषा को बताते हुए कहा है कि दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूहों से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा प्रोफेसर एम.जी. गुप्ता ने इनकी परिभाषा देते हुए बताया है कि दबाव समूह वास्तव में ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासकीय और विधायी दोनों ही प्रकार के निर्णयकर्ताओं को सरकार पर निर्णय प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, और वह दबाव समूह कहलाएगा। विद्यार्थियों, इन विद्वानों की परिभाषाओं के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दबाव समूह में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहला, विशिष्ट हितों से संबंध। विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका संबंध विशिष्ट हितों से होता है। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मामलों से होता है और इनकी गतिविधियां विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति तक ही सीमित होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब इनका कोई विशिष्ट लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत अपने कार्य को दूसरी दिशा की ओर बदलने लगते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि इसका हमें एक और लक्षण दिखाई देता है तो वो ये है कि ये गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, अपितु गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, और इनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से ज़्यादा होता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में कहा है। वस्तुतः ये खुले रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। ये आदर्श ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण हैरी एक्स्टोन ने दबाव समूह को राजनीतिक और गैर राजनीतिक में मध्यस्तरीय क्रिया बतलाया है, अर्थात इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसके अलावा यदि हम और बात करें इनके लक्षणों की तो वो हमें ये दिखाई देती है, ये सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा रखती है, अर्थात ये सरकार पर आधिपत्य स्थापित नहीं करना चाहती। दबाव समूह का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है, और ये शासन के ढांचे से पृथक रखकर ही कार्य करते हैं। वस्तुतः दबाव समूह ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अर्थ में ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासकीय और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है, दबाव गुट की श्रेणी में ही माना जाएगा। विद्यार्थियों, इन लक्षणों के बाद हम इनके महत्व की चर्चा करते हैं कि दबाव समूह की क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रेशर ग्रुपों के। तो पहली इसका जो इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, पहला इसका जो महत्व दिखाई देता है, पहला इसकी जो उपयोगिता दिखाई देता है वह है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में ये अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात डेमोक्रेसी के अंदर जो अभिव्यक्ति दिखाई देती है वो हमें प्रेशर ग्रुप के कारण दिखाई देती है। दबाव गुटों को लोकतंत्र की भावना की अभिव्यक्ति का साधन माना जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना चूंकि आवश्यक होता है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। विद्यार्थियों, लोकमत को शिक्षित करके और उसके आंकड़े इकट्ठे करके विधि निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपनी अभिष्ट यानी कि जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग माना जाने लगा है।
और इस विषय में ये अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि हम बात करें दबाव समूह के महत्व के बारे में, तो दूसरा महत्व है ये शासन के लिए सूचना इकट्ठा करने वाले संगठनों के रूप में माने जा सकते हैं। कि सरकार के लिए जो सूचना इकट्ठी की जाती है वो प्रेशर ग्रुप के द्वारा की जाती है। शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास पर्याप्त सूचना है अथवा नहीं। शासन की सूचनाएं गैर सरकारी स्रोतों के रूप में दबाव समूह के द्वारा ही इकट्ठी की जाती है और दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं और सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि हम बात करें कि शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह हैं, तो किस प्रकार हैं, कैसे हैं? वर्तमान में दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आता है जिसके पास इस दृष्टि से काफी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए शासकीय मशीनरी पर उपयोग में प्रभावशाली दबाव डाल सके। यानी कि शासन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से संगठन कहलाते हैं, संगठन होते हैं। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो ये शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं, शासन की निरंकुशता को सीमित करने का कार्य करते हैं, उस पर कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की चूंकि प्रवृत्ति बढ़ रही है, सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और जो समुची शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है और दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकार की निरंकुशता को परिसीमित करने का कार्य करते हैं। कि जब शक्तियां का केंद्रीकरण होता है तो उस समय दबाव समूह के द्वारा विकेंद्रीकरण की कोशिश की जाती है, जिसके कारण दबाव में आकर शक्तियां सरकार की एक जगह केंद्रित नहीं होकर विकेंद्रित होने लगती है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, शासन की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ये मुख्य भूमिका को निभाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्ति यानी कि दबाव समूह व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं और ये समूह नागरिक और सरकार के मध्य संचार के साधनों के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि रॉडी ने कहा है, निर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं तथा इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र के रूप में जाना जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, दबाव समूह विधि के निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं, एमएलओ की सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी विशेषज्ञता तथा ज्ञान के अनुरूप ये गुट विधि निर्माती समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं और इनका परामर्श, इनकी सलाह, इनकी सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए दबाव समूह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का दूसरा नाम कहा जा सकता है। निरंकुश तंत्र में भी इनका अभाव नहीं होता है और साम्यवादी शासन में भी, शासन तंत्र में भी दबाव गुट सक्रिय दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे भी दबाव समूह के बारे में जितनी बातें हैं उनके बारे में हम ये देखते हैं कि ये राजनीतिक दलों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। सूक्ष्म रूप से इनको यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से इसके जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दल तो चुनाव में भाग लेते हैं परंतु दबाव समूह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा अंतर जो हमें दिखाई देता है वो ये है कि राजनीतिक दलों का जो संगठन है वो बड़ा होता है, विस्तृत होता है, परंतु दबाव समूह का संगठन बहुत ही छोटा होता है। इसके अलावा जो तीसरा अंतर हमें दिखाई देता है वह है राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य है वो बड़ा विस्तृत होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य संकुचित होता है। संकुचित किस प्रकार से होता है? इनका जो लक्ष्य पूरा हो जाता है उसके बाद ये अपना दूसरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि बात करें तो राजनीतिक दल विधानमंडल में कार्य करते हैं जबकि दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करते हैं। इसके अलावा
साधन संबंधी अंतर में दिखाई देता है। वो कैसे है कि राजनीतिक दलों से यह आशा की जाती है कि वे संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, जबकि दबाव समूह संवैधानिक और गैर संवैधानिक सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं या अपनाए जाते हैं। इसके अलावा यदि सदस्य संबंधी अंतरों को यदि हम बात करें तो कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही दल का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके हित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा जितने भी दबाव समूह की जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।